चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल एक्सेस क्या है? डिजिटल एक्सेस। सर, डिजिटल एक्सेस किसी भी व्यक्ति के जो सूचनाएं जो डिजिटल रूप से संधारित की जाती है उन तक पहुंच बनाने को डिजिटल एक्सेस कहते हैं सर। जैसे आधार और जैसे पैन कार्ड, ये से सारी सूचनाएं जैसे हमारे डिजिटल रूप से संधारित रहे, इन तक पहुंच बनाना। अच्छा, तो अभी इससे संबंधित कोई डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का? जी सर, इसमें डिजिटल एक्सेस से संबंधित अभी आया था कि जो डिसेबल पर्सन है, उन उनकी जो वेरिफिकेशन है उसके संबंध में कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये भी एक जीने के अधिकार के अंदर आता है, और ये इसे एक मूल अधिकार के रूप में जाना जाए। और जो डिजिटल एक्सेस है वो हम्म। क्या होते हैं मूल अधिकार, क्या होते हैं? सर, संविधान के द्वारा हमें कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं जिनकी पालना के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। और ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं जिन जो जो कि एक भारतीय नागरिक और कुछ विदेशी नागरिकों को मिले हैं सर। नहीं, प्रॉपर मौलिक अधिकारों की क्या परिभाषा है? किन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता जी सर, संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक जो बताए गए हैं, कुछ जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सर मूल अधिकार में दिए गए हैं। है? अच्छा, कौन से अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? कौन से मौलिक अधिकार? जी जी सर, अनुच्छेद 14, 15, 16, 29 जो है वो भारतीय नागरिकों पर प्रदान किए हैं सर। अच्छा, तो आपातकाल में किन दो मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? सर, आपातकाल के अंदर अनुच्छेद 20 और 21 को सर निलंबित नहीं किया जा सकता सर। 20 में क्या है? जी सर, गिरफ्तारी के संबंध में निरोध का इसमें बताया गया है कि गिरफ्तारी के संबंध में अ, जैसे कि किसी व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किया जाएगा उसे उस समय के रूल्स के हिसाब से ही सजा या फिर उस नियमों के अनुसार ही उसे कार्रवाई की जा सकती है। और इसके अलावा सर 20 के अंदर सर एक निरोध जो है, निरोधात्मक कार्रवाई के बारे में भी सर बताया गया है। हम्म। ठीक। अभी ब्रिटेन में लोकल बॉडी पोल हुआ है। जी सर। स्थानीय चुनाव हुए हैं। उनके बारे में कोई जानकारी आपको? जी सर, वहां पे एक जो मेन दो पार्टी थी उनके अलावा एक तीसरी पार्टी थी, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा, लेकिन फराज, मिस्टर फराज उसके लीडर हैं। उन्होंने वहां पे अभी सर्वाधिक सीटें प्राप्त की है सर। और जो वहाँ की अभी वर्तमान जो सरकार है वो सर सेकंड पे रही है। क्या नाम है उनकी पार्टी का? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। हम्म। ठीक। जातिगत जनगणना के बारे में बताइए। सर, जातिगत जनगणना सभी जातियों की संख्यात्मक रूप से पता लगाने के लिए सरकार के द्वारा इस बार फैसला लिया गया करवाने का। अंतिम बार सर ये 1931 में हुई थी। हम्म। 1931 के पश्चात से केवल एससी और एसटी की जातिगत जनगणना हो पा रही थी। अब जैसे कि ओबीसी और जनरल के अंदर जो जाति हैं सर, उनकी भी जनगणना करवाई जाएगी। हम्म। ठीक। इससे क्या लाभ होंगे? जातिगत जनगणना से सर समाज, 3 पॉइंट बताइए। सर पहला है कि जो समाज में जो पिछड़े हुए हैं व्यक्ति हैं या जातियां हैं जिनका अभी तक धरातल के ऊपर जो अभी ऊपर नहीं आ पाए हैं, या जिन्हें जिनका प्रदर्शन या कह सकते हैं कि जिनको अपने अधिकार नहीं मिल पाए, उन्हें अधिकार मिल पाएंगे। दूसरा, जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो कई बार जैसे कि जातिगत या सामाजिक आधार पर बनाई जाती है, वो उस समाज तक पहुंच पाएगी। और तीसरा रहेगा कि सर जो कई जातियों के अंतर्गत
अभी अ, जो उनका सामाजिक स्तर है वो सुधर चुका है, या फिर कह सकते हैं कि वो स्तर एक उच्च स्तर पे आ चुके हैं, तो उन उनके स्थान पर सर नई जातियां सरकार डाल सकती है सर वहाँ पे। इसमें आरक्षण में? सर हाँ सर, रिजर्वेशन के अंदर। तो आपको लगता है कि आरक्षण व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होना चाहिए? जी सर, मैं जो लास्ट सर जो रोहिणी आयोग बना था उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे सर, मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। उन्होंने जो क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर की जो धारणा बताई थी कि सभी जो जातियां हैं जिनको अभी लाभ मिल चुका है, उन्हें उनको बाहर करते हुए जिन्हें अभी तक समाज में जो पिछड़े हुए हैं, शोषित क्षेत्र हैं, उनको सर आगे करना चाहिए सर। तो ये इस आरक्षण में सर ये सुधार किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि आरक्षण में कोई सुधार संभव है? अब तक तो ये कोई सुधार कर नहीं पाए। जी सर, अगर सरकार अगर इस क्षेत्र संबंध में सर अगर कार्रवाई करती है तो सर आवश्यक रूप से सर कर पाएंगे सर ये, और ये सर आवश्यक भी है सर आज की परिस्थिति को देखते हुए। क्या कमियां नजर आती है आरक्षण में आप? सर पहला तो यही है कि जैसे किसी एक समाज या एक परिवार को जैसे आरक्षण मिल चुका है, वे लंबे समय तक इसका फायदा लेते रहते हैं, लेकिन जो उसी समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाता है, वे मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं आगे, और वे हम्म। पिछड़े हुए रह जाते हैं। ये दूसरा कारण सर है कि एक जाति के अंदर ही कई कुछ समूह बन जाते हैं, एक ऊंचा ऊंचा पक्ष, एक नीचा पक्ष, जो एक आरक्षण का लाभ लेके ऊपर निकल चुके हैं, वे अपनी जाति को नीचे जो पक्ष में रह चुके हैं उनका ही साथ छोड़ देते हैं। तीसरा हम्म। कारण सर, कहीं ना कहीं फिर कुछ लोग केवल आरक्षण के पीछे ही अपन आगे बढ़ना सीखते हैं, उनके पैरों में एक तरह से कह सके जंजीरें बांध दी जाती है। अगर उन्हें रिजर्वेशन का फायदा एक स्तर पर मिल चुका है और वह समान समाज के समान स्तर पर आ चुके हैं, तो फिर उन्हें सामान्य रूप से आगे बढ़ना चाहिए सर। हम्म। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आरक्षण से संबंधित जो ये, सॉरी, जनगणना संबंधी जो सरकार का निर्णय हुआ है, ये अभी इस समय में, जबकि भारत पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उस समय इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, तो आप इनको क्या किस दृष्टि से देखते हैं? ये निर्णय अभी क्यों लिए जा रहे हैं इस तरह के जातिगत जनगणना वाले? हाँ सर, जैसे कि सरकार अब जैसे कि जो ये पुलवामा अटैक जैसी घटना हुई है सर, उसके साथ में सर सरकार को अपने आंतरिक जो कार्य हैं वो भी करने हैं, वो उन कार्यों को नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई आप रिजर्वेशन जैसे जातिगत जनगणना है या कोई भी नीतिगत मुद्दे हैं, उनके फैसले लेना सरकार की सर प्राथमिकता है, और वे सर लेने भी चाहिए। और दूसरा कारण है सर कि हम ये केवल ये नहीं दिखा सकते कि हम केवल पहलगांव अटैक में अटके हुए हैं, हम हमारी सरकार जो है वो आगे रेगुलर चल रही है और हम्म। वो सामान्य तौर पर फैसले ले रही है। सर तीसरा कारण कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो जो आगे आने वाले चुनाव है उनके उनको भी एक रह सकता है सर एक मुद्दा। हम्म। 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 अभी नए सीजीआई बनने वाले हैं, कौन है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी सर। जी सर, बी आर गवई, श्रीमान बी आर गवई सर को सर बनाया जाएगा सर। कब ले रहे हैं शपथ ये? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं। सीजीआई का चयन कौन करता है? सर सीजीआई का चयन सर कॉलेजियम व्यवस्था बनाई हुई है, जिसके अंतर्गत जो तीसरा न्यायाधीश केस हुआ था उसके द्वारा ये कॉलेजियम व्यवस्था आई थी। इसमें कहा गया था कि जो वरिष्ठ जो जो जस्टिस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इसके संबंध में सर अनुशंसा जो भी हमारे चीफ जस्टिस रहते हैं तत्कालीन, वे राष्ट्रपति महोदय को करते हैं, और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है सर। ठीक है। कॉलेजियम क्या होता है? सर ये कॉलेजियम सर भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर एक समूह बनाया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चयन के संबंध में सर अपनी अनुशंसा राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। राष्ट्रपति उस अनुशंसा को मानने के लिए बाध्य है? जी सर, अगर उनमें से अगर
सभी जज हैं उनका अगर मंत्रणा एक ही है, वो एक ही फैसले पे आते हैं, तो उन्हें उसे मानना सर उनके लिए बाध्य रहेगा। अगर उसमें से दो जो जज हैं वे उसका विरोध करते हैं, तो सर फिर राष्ट्रपति महोदय उसको बात को मानने के लिए बाध्य नहीं। अच्छा, ये आपने बोला तृतीय न्यायाधीशवाद, तो प्रथम और द्वितीय क्या थे, तीनों को क्लियर करिए। जी सर, प्रथम न्यायाधीश केस सर 1982 में एसपी सेन बनाम भारत संघ के रूप में आया था, जिसमें हम्म। कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति है उस संबंध में राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वो सर मान अनिवार्य नहीं है राष्ट्रपति को मानना, वो एक सलाह है, उसे राष्ट्रपति को सलाह के रूप में ले सकते हैं, वो माने या नहीं माने। दूसरा केस सर 1993 में हुआ था, उसमें कॉलेजियम व्यवस्था तो नहीं आई थी, परंतु उनके द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति महोदय को इस संबंध में अनुशंसा करेंगे और उसे मानना आवश्यक रहेगा। हम्म। तीसरा 1998 में आया था, जिसमें सर कॉलेजियम व्यवस्था वर्तमान में जो है वो लागू हुई थी सर। क्या इसका प्रारंभ द्वितीय न्यायाधीशवाद से मान सकते हैं? जी सर, स्टार्ट सर द्वितीय न्यायाधीश केस से हुआ था, परंतु जो कॉलेजियम शब्द जो गढ़ा गया सर वो सर 1998 में तृतीय न्यायाधीश केस से गढ़ा गया था। ओके। हम्म। ये एक कृष्ण गमन पथ, जी सर। बताएं। सर कृष्ण गमन पथ का निर्माण यू उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में फैसला लिया गया है, हम्म। जो कि श्री कृष्ण के द्वारा जो शिक्षा ली गई थी, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उज्जैन के अंदर शिक्षा ली थी। तो वो जिस रूट से वे उज्जैन पहुंचे थे, उस रूट में आने वाले सभी जो कृष्ण मंदिर हैं उनके विकास के लिए सही कॉरिडोर बनाया जाए। ओके, तो उज्जैन क्यों गए थे श्री कृष्ण? सॉरी सर इस बारे में। अच्छा, कौन कौन से मंदिर शामिल है राजस्थान के? जी सर, इसमें भरतपुर, डीग, कोटा और झालरा पाटन के सर और बूंदी के मंदिर इसमें सम्मिलित किए गए हैं सर। हम्म। कोटा के कौन से मंदिर हैं? सॉरी सर, मैं भी नाम याद नहीं कर पा रहा। हम्म। अच्छा, इस तरह के जो गमन पथ बनाए जाते हैं उनसे क्या लाभ हो सकता है? जी सर, प्रथम तो सर पर्यटन की दृष्टि से सर डेवलप होगा क्षेत्र, तो पर्यटन बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी, दूसरा इकोनॉमी बूस्ट होगी सर, पर्यटन बढ़ेगा तो। हम्म। तीसरा जो हमारा जो धार्मिक रूप से जो मान्यता है सर उनको मान्यता मिलेगी। तो हम्म। सर तीन कारण है कि पर्यटन, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से विकसित विकास होगा सर। ओके। हाँ। क्या इससे सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं उनका संरक्षण होता है? हाँ जी सर, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण सर इनके द्वारा, सरकार के द्वारा जो ये विभिन्न कॉरिडोर बनाए जाएंगे उससे सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण होगा। हम्म। ये सिंधु जल समझौता, जी सर। इनमें कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? जी सर, इसमें जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी सभी नदियां इसमें शामिल की गई थी, जिसमें उत्तर की तीन नदियां जैसे सिंधु, इसके अलावा झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी था वो पाकिस्तान के लिए और 20% भारत के लिए रिजर्व किया गया था। दक्षिण की जो नदियां थी, व्यास, सतलुज और रावी, इसका सर संपूर्ण पानी भारत के यूज के लिए सर ऐसे कहा गया। हम्म। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? जी सर, ये कैलाश पर्वत से, बोखरचू जो ग्लेशियर है सर वहां से निकलती हम्म। और चिनाब? है। सर चिनाब नदी सर दो नदियां हैं सर, चंद्र और भागा, उनके मिलन से सर ये जो रोहतांग दर्रा हिमाचल है सर वहां से निकलती है। हम्म। ठीक है। ये आपको नहीं लगता कि आज तक, जबकि भारत पाकिस्तान दो दो तीन तीन युद्ध लड़ चुके हैं, कितने युद्ध हो गए भारत पाकिस्तान के बीच? जी सर, तीन युद्ध हो चुके हैं सर। कब कब? जी सर, 1965, 73 हम्म। और 1999। हम्म। तो अब तक इतने युद्धों के बावजूद भी कभी ऐसी समझौते को रद्द नहीं किया गया। पहली बार इसको इन्होंने रद्द किया है। आपको लगता है कि उचित है? हाँ जी सर, ये अभी वर्तमान परिदृश्य में सर ये उचित है,
क्योंकि भारत के द्वारा पाकिस्तान को लगातार इस संबंध में, आतंकवाद रोकने के संबंध में सर मंत्रणा की जा रही है, परंतु पाकिस्तान अपने जो चालबाजियां हैं उनसे बाज नहीं आ रहा है। तो सरकार को यहाँ पे कड़े फैसले लेने थे। दूसरा कारण सर कि अब जैसे पानी, भारत भारत में भी पानी की कहीं ना कहीं आने वाले समय में शॉर्टेज आने आ रही है, तो फिर हम्म भारत जो पानी पाकिस्तान में बह के जा रहा है सर, उससे सर इंडिया में भी डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करेगा सर। हम्म। ये भी लाहौर घोषणा पत्र हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, इसकी जानकारी है आपको? लाहौर घोषणा पत्र। जी सर, ये करगिल युद्ध से लगभग 20 दिन पहले आगरा के अंदर, जैसा मुझे याद आ रहा है सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी और परवेज मुशर्रफ के मध्य हुआ था सर ये। क्या हुआ था इसमें? सर दोनों देशों के मध्य जो सीमा विवाद है उसको सर शांतिपूर्ण रूप से सुलझाने के लिए इसमें कहा गया था। दूसरा, दोनों देशों के मध्य जो बस सेवा है वो शुरू करने के बारे में बताया गया। हम्म। ये एक महिला है, इनका नाम है पायल कपाड़िया। पढ़ा है आपने इनके जी बारे में? सर। पायल जी सर। कपाड़िया, बताएं। जी सर, इन्हें कांस फिल्म महोत्सव के अंदर सर इन्हें इन्हें पुरस्कृत किया गया था। और ये सर भारतीय फिल्म डायरेक्टर हैं, और जिन्हें वर्तमान में सर भी एक पुरस्कार और मिला है सर। मैं माफी चाहूंगा, मैं उस पुरस्कार का नाम याद नहीं कर पा रहा। हम्म। अच्छा, ये एक फिल्म है अबीर गुलाल। जी सर। पढ़ा है आपने इसके बारे में? जी सर। बताइए। सर ये जो अबीर गुलाल है, इसमें जो इसके जो अम, अभिनेता हैं सर वो पाकिस्तान के थे और अभिनेत्री यहाँ भारत के थे, परंतु पहलगाम अटैक होने के बाद भारत सरकार की जो अंदर जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसने इस फिल्म को रिलीज करने पर रोक लगा दी सर। हम्म। आपको नहीं लगता कि आपसी विवादों में जब कला और खेल की कोई सीमा नहीं होती है तो इनको रोका जाना उचित है या अनुचित है? आपको क्या लगता है? जैसे क्रिकेट रोक लेते हैं फिल्में और कलाकारों को, जबकि इनकी कोई सरहद होती नहीं है, तो ये रोका जाना क्या उचित है ये? सर इसके पीछे सर दो कारण है सर। पहला तो है कि जो भारतीय जनमानस है, उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं अभी सर वर्तमान में कह सकते हैं कि उस पहलगाम अटैक के बाद आक्रोशित हैं। तो उस आक्रोश में कहीं ना कहीं ये जो जैसे कि फिल्म है या क्रिकेट है, ये भी कहीं ना कहीं आग में घी का काम करेगी। तो सर इसको रोका जाना, पहला कारण तो सर ये है। हम्म दूसरा सर, कहीं ना कहीं जो 1.5 जो ट्रैक है हमारा, जिसे हम सांस्कृतिक रूप से स्पोर्ट्स के रूप में हम मानते हैं, ये भी दोनों देशों के मध्य स्थिति को सुधारने के लिए कहा जाता है। परंतु अभी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थितियां बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो इस समय सर इनको सर कह सकते हैं कि रोकना ही मुनासिब रहेगा। हम्म। एक क्वेश्चन और आपसे। ये जो ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ है, क्या ये इस तरह की नीतियां वैश्विक संदर्भ में उचित मानी जा सकती है? नहीं सर, वैश्विक संदर्भ की अगर बात करें तो सर वैश्विक संदर्भ के लिए ये उचित नहीं है, कैसे? परंतु किसी राष्ट्र, सर क्योंकि जैसे अभी अमेरिका जो है वो एक विकसित देश है, और उनके साथ जो व्यापार किया जाता है उसके साथ कई अल्प विकसित देश और विकासशील देशों के द्वारा व्यवसाय किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। तो हम्म अगर वे इस प्रकार से टैरिफ के बदले टैरिफ लगा देंगे, तो जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और वे जो वैश्विक पटल के ऊपर अपनी पहचान खो देगी, और उनका व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं नुकसान में रहेगा सर। क्या? और सर अगर जैसे अन्य देश भी अमेरिका पे टैरिफ लगाते हैं, तो क्या अमेरिका को अन्य देशों पे टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है? जी सर, मैं यही कह रहा था कि अगर राष्ट्र की दृष्टि से देखें, यूएस राष्ट्र नेशन की दृष्टि से देखें, तो उनके लिए उचित होगा कि वे आयात को कम और निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं। हम्म परंतु वैश्विक दृष्टि से देखें तो सर ये कहीं ना कहीं विश्व की जो वैश्वीकरण की जो भावना है उसके लिए कहीं ना कहीं सर ये नुकसानदायक रहेगा। नहीं तो फिर ट्रम्प को अगर ये लगता है कि ये राष्ट्र हित में है, तो फिर अचानक क्या हुआ कि उनको इसको 90 दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ा? जी सर, उन्होंने यहाँ पे सर दबाव की नीति अपनाई है। वे दबाव बना के सर अन्य देशों से जो टैक्स है उसको कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर 90 दिनों के अंदर वे सर उन बातचीत के लिए जगह छोड़िए कि भाई
अगर कोई देश इनसे बात करना चाहता है और टैरिफ कम करना चाहता है, तो वो उसके साथ बातचीत करके वो भी ठीक टैरिफ है। कम कर देंगे। ठीक है, एक इसलिए पॉइंट उन्होंने बताइए। सर 90 दिन का समय दिया। क्या ये एक ही पॉइंट बताएंगे इसके लिए, ये और भी अन्य कारण हो सकते हैं इसको, टैरिफ पॉलिसी के जो नुकसान हुए हैं, दुष्प्रभाव हुए हैं, वो अन्य क्या माने जा सकते हैं? सर विरोध क्यों हो रहा है? दूसरा सर कहीं ना कहीं, दूसरा कहीं ना कहीं जो डॉलर है सर, वो अभी दूसरे जो भी जो करेंसी है उनकी दृष्टि से टूट रहा है सर। तो ये एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो वहाँ का मार्केट और डॉलर है वह इस टैरिफ के आने के बाद में उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दूसरा कारण सर ये मार्केट का सर इसमें मानते हैं महंगाई को माना जा सकता है? सर। जी सर, महंगाई भी कहीं ना कहीं इसमें एक मुद्दा रख रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ने से सर वहाँ पे जो मार्केट शेयर मार्केट टूट रहे हैं और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं सर वे बाहर जा रहे हैं। तो महंगाई भी सर इसमें एक मुख्य कारण है। ओके ओके, गुड। कुलदीप जी, बहुत अच्छा। जी मैम। सुन। हाँ कुलदीप जी, आप किशनगढ़ से बिलोंग करते हैं? हाँ हेलो। जी मैम। है ना? तो आप ये बताइए कि राजस्थान की इकोनॉमी में किशनगढ़ का क्या रोल हो सकता है अभी भी है, पहले भी था और अभी भी है, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे आप? सर मैम अगर वर्तमान दृष्टि में देखें तो यहाँ पे लगभग 1200 के आसपास मार्बल जो कटिंग मशीन्स और इस प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई है। इसके अलावा पावर लूम्स के यहाँ कार्य कई फैक्ट्रीज हैं और ग्रेनाइट भी यहाँ आगे बढ़ रहा है। तो अगर इस क्षेत्र में देखें तो किशनगढ़ वर्तमान में एक अच्छी पकड़ रखता है और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। आने वाले समय में अगर अपॉर्चुनिटी देखें तो ग्रेनाइट टाइल्स उद्योग में ये आगे आ सकता है। तो इकोनॉमी पे कुछ इसका असर पड़ेगा आने वाले समय में भी? जी मैम, इकोनॉमिक रूप से देखें तो ये हम आसपास के क्षेत्र में एक तो रोजगार बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ से जो निर्यात है, राजस्थान का निर्यात, उसमें भी एक अच्छी जो ग्रेनाइट और मार्बल का जो निर्यात है उसमें इसका एक बड़ा हिस्सा है। और तीसरा कहीं ना कहीं ये पर्यटन के रूप में भी सर मैम आगे बढ़ रहा है। डंपिंग यार्ड वगैरह जैसा और कुछ बन सकता है यहाँ पर? जी मैम, जिस प्रकार डंपिंग यार्ड बनाया है, इसके अलावा जो भी यहाँ जिस प्रकार चंडीगढ़ के अंदर एक गार्डन बनाया हुआ है, वैसा मैम किशनगढ़ के अंदर भी एक ऐसा गार्डन बनाया जा सकता है। ओके। आप बताएं कि एक सिविल सेवक की सफलता जनता तय करती है या आपके ऑफिसर तय करते हैं या गवर्नमेंट तय करती है? मैम इन सभी का कहीं ना कहीं उसकी सफलता में हाथ रहता है, परंतु सर्वाधिक जो मानता हूँ मैम वो जनता का इसमें रहता है मैम। नहीं नहीं, जनता का रोल तो है, लेकिन क्या सरकार और गवर्नमेंट और पॉलिसीज का कुछ नहीं होता है इसमें रोल? जी मैम, सभी का एक सिविल सर्वेंट को आगे बढ़ाने में और उसकी सफलता में सभी का एक अमूलचूल सभी का हाथ रहता है। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक जो है वो कहीं ना कहीं मैम उस सिविल सेवक का और जनता का मध्य जो संबंध है वे उसके विकास में मुख्य भागीदारी निभाते हैं। अच्छा ये बताइए कि एक सिविल सर्वेंट को जितने भी कार्य करने के लिए आदेश मिलते हैं, वो कहते हैं कि ऊपर से आदेश है। एक सेंटेंस बोल देते हैं ऑफिसर्स कि ऊपर से आदेश है। तो क्या आप ऊपर के आदेशों के अनुसार काम करेंगे या अपनी अंतरात्मा से भी कुछ कर सकते हैं काम? जी मैम, जब सिविल सेवक की जब नियुक्ति होती है तो वो सरकार शासन के जो शासन है उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो मुख्य जो उसके जो कार्य हैं वो शासन के द्वारा जो भी नीति निर्माण या पॉलिसीज रहती है उनका इम्प्लीमेंट करना ही उसका मुख्य कार्य रहता है। परंतु अगर किसी स्थान पे अगर हित टकराव होता है जहाँ वो क्लियर नहीं हो पाता है कि मुझे क्या करना है, तो फिर वहां हमें जो महात्मा गांधी का बताया हुआ जो अपनी आत्मा से आत्मा की आवाज को सुनना, मैं वहां मैं प्रिफर करूंगा।
ओके। पहला मेरा यही रहेगा कि मैं जो सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको उनकी उन्हीं पे चलूं, परंतु अगर कहीं हितों को टकराव है तो फिर मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा मैं। हाँ, आप ये बताइए कि ओवरऑल अपन देखते हैं किसी भी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो आ, मतलब करप्शन हमको फेस करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब चारों ओर करप्शन है तो आप अकेले ईमानदारी से काम कर पाएंगे? जी मैम, करप्शन जो है वो व्यक्तिगत मानता हूँ मैं चारों ओर, तो मैम जैसे आपने कहा मैं उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये व्यक्तिगत जो करप्शन है वो व्यक्तिगत रहता है। जैसे हमारे आचार्य तुलसी जी ने भी कहा था कि खुद का पर शासन फिर अनुशासन। तो अगर व्यक्ति अगर खुद पे शासन करता है या सही राह पे चलता है तो करप्शन से दूर हो पाएगा। और जैसे कि इसकी शुरुआत मैं स्वयं से करूंगा और इसे आगे बढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि मैं इस पूरे करप्शन को हटा पाऊंगा, परंतु मुझसे जो संबंधित रहेगा मैं वहां चाहूंगा कि उस जगह करप्शन नहीं हो। मैं हम्म, ये बताइए कि एक प्रशासनिक अधिकारी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, 24/7 उनकी जिम्मेदारियां रहती है, तो ऐसे में पारिवारिक संतुलन आप कैसे बनाएंगे? जी मैम, जैसे वर्तमान में भी मैं सेवा में हूँ तो मैं जिस परिवार को भी जो समय बताया वो दे पाता हूँ और सर्विस को भी अपना पूरा समय देता हूँ। तो मैम आगे भी मैं इस प्रकार अपने का जो वर्क कल्चर है उसको इस प्रकार डेवलप करूंगा कि मेरा जो समय है वो मैं परिवार को भी अच्छे से दे पाऊँ, और जो सरकार का समय है वो मैं सरकारी कार्य को भी पूर्ण रूप से दे पाऊँ। इसके लिए जैसे कि जो मेरे सरकारी कार्य रहेंगे उनको मैं मैनेज करके चलूंगा। माना कि सरकार ने मुझे 24 घंटे का, मैं जैसे कह सकता हूँ कि 24/7 मेरी ड्यूटी रहेगी, परंतु अपने जो कार्य हैं उनको मैनेज इस प्रकार करूं कि मैं अपने परिवार को भी समय दे पाऊं और राजकीय कार्य में भी कहीं कोताही नहीं बरती जाए। यही बात मैं पूछ रही हूँ कि कैसे मैनेज करेंगे आप, हाउ टू मैनेज? जी मैम, इसके लिए जो मेरे जो कार्य योजनाएं रहेगी, जिस प्रकार मुझे आने वाले समय में जैसे कि अगले महीने मुझे क्या काम करना है उसकी मैं जैसे कि एक पूरी लिस्टिंग कर सकता हूँ, उनका समय फिक्स कर सकता हूँ, और अनुशासन पूर्ण अगर मैं रहूंगा तो मैं सभी कार्य समय पे कर पाऊंगा और अपने परिवार को भी समय दे पाऊंगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे कि बताइए, अ, एक ऑफिसर की जनता और शासन के बीच पुल का काम करने की होती है, ठीक है? तो इस पुल के लिए आप अपने में कौन कौन से गुण डेवलप कर सकते हैं? क्या गुण चाहिए अपने को? जी मैम, सबसे पहले तो अनुशासन होना चाहिए। दूसरा मैम ईमानदारी रखी जानी चाहिए। तीसरा सत्यनिष्ठा व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी के अंदर होनी चाहिए। चौथा जो है मैम कि आपको जो भी कार्य दिए जा रहे हैं उनके आप उसको आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर पाए, और आपको एक अच्छा टेक्नो फ्रेंडली कर्मचारी होना चाहिए मैम। तो आप सरकार और जनता के बीच में एक मध्यस्थ रूप में काम कर पाएंगे। पारदर्शिता भी एक इसका गुण हो सकता है ना? तो हाँ जी मैम, थैंक यू। आ, ये बताइए कि आ, टीम के एक टीम बनाई अपन ने किसी काम करने की, आपने कुछ टीम बनाई एक टास्क अचीव करने के लिए, और आप ये देखते हैं कि 15 लोगों की टीम में 8 लोग काम नहीं कर रहे हैं, और बाकी 7-8 जो बच रहे हैं उनको अकेले जूझना पड़ रहा है, और आपको ये सब कुछ नॉलेज में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जी मैम, जब मैं टीम बनाऊंगा मैं तभी सभी का जो कार्य है वो उनके बता दूंगा कि आपका क्या क्या कार्य रहेगा। तो अगर उनका कार्य वितरण अगर टीम निर्माण के साथ ही हो जाएगा तो वे अपने कार्य से नहीं बच पाएंगे। ये समस्या मैम वहाँ आती है जहाँ समय उनका कार्य वितरण नहीं हो पाता है और सभी को एक कार्य करने के लिए एक साथ लगा दिया जाता है। अगर मैं उन्हें माइक्रो मैनेजमेंट करके उनकी जिम्मेदारियां तय कर दूंगा तो वे सब अपने अपने उत्तरदायी जो पॉइंट रहेंगे उनके लिए उत्तरदायी रहेंगे। जिस प्रकार अगर किसी को अम, जैसे इसमें अपने लेखांकन के अंदर जैसे होता है मैम कि उत्तरदायी लेखांकन, अगर आप अलग अलग उत्तरदायित्व बिंदु बना के उन्हें उसके कार्य के लिए अगर उत्तरदायी रखेंगे तो कार्य तय समय के अनुसार होगा, और तय हम उसके लिए उसको उत्तरदायी भी बना सकते हैं मैम उस काम के लिए। अ, एक बताइए आपको कि आजकल वीआईपी कल्चर बहुत दिख रहा है,
और आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको लग रहा है कि कोई वीआईपी जो अपने आप को वीआईपी समझ रहा है और थोड़ा बाहुबल भी रखता है, और वो कोई अवैध कार्य कर रहा है, तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे? तो कैसी कार्रवाई करेंगे? जी मैम, वीआईपी अगर देखे जाए तो अगर मेरे प्रोटोकॉल के अंदर कोई वीआईपी है, अगर प्रोटोकॉल में आ रहा है तो मैं उन्हें वीआईपी मानूंगा। अगर वो मेरे प्रोटोकॉल में अगर वीआईपी के रूप में नहीं है तो मैं उन्हें ये सामान्य जनता के रूप में, जिस प्रकार सामान्य जनता को मैं करता हूँ, तो वैसे उनके साथ मैं व्यवहार करूंगा मैं। तो आपको और कोई जैसे आप कह रहे हैं कि वो बाहुबली हैं या सब कुछ है उसके पास? मैम, अगर प्रोटोकॉल में नहीं है तो सामान्य व्यक्ति है मेरे लिए, चाहे उसके पास सब कुछ हो मैम, उससे मेरे नौकरी पे मुझे वो इफेक्ट नहीं रहता है मैम। ओके। आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि मुझे सीमा मिश्रा के लोकगीत बहुत पसंद है, राइट? जी मैम। जी मैम। तो राजस्थानी फोक कल्चर में सीमा मिश्रा को हम पढ़ते तो नहीं है कहीं, लेकिन उनका जी कोई मैम। ना कोई रोल जरूर रहता है लोक संगीत में। तो आप इसको कैसे देखेंगे? जी मैम, उन्हें नहीं पढ़ने का एक कारण ये है कि उन्होंने एक किसी फिक्स, कहते हैं कि किसी गायकी की तरफ नहीं गए, उन्होंने सभी प्रकार के गाने गाए हैं। जैसे कि वो न किस उन्होंने मांड भी गाए हैं, इसके अलावा उन्होंने भेरी राग के भी गाए हैं। तो एक वो किसी फिक्स क्षेत्र की तरफ नहीं है, इसलिए उनका नाम हम नहीं पढ़ पाते हैं। और ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें पढ़ना भी चाहिए उन आज, क्योंकि आज हमारा जो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे छोटे से छोटा, उसमें सीमा मिश्रा के गीत अवश्य बजते हैं। चाहे वे मौसम के हो, चाहे वो शादी विवाह के हो, चाहे भजन हो, सभी जगह उनके गीत आज फेमस है। तो आपको कौन सा गीत पसंद है सीमा मिश्रा का? हाँ मैम, मुझे मुझे उनका जो जलासेन है, इसके अलावा केसरिया बालम है और कुर्जा है मैम, मुझे पसंद है। जी गौतम सर। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ, गुड आफ्टरनून कुलदीप जी। यू आर फ्रॉम किशनगढ़। जी यू सर। आर हियरिंग यू आर हियरिंग यू आर हियरिंग मी। जी सर, मुझे आवाज आ चलिए। रही। जी मैं सर। आप जूनियर अकाउंटेंट रेवेन्यू बोर्ड में। जी सर। गुड। जीएफ अंडर आर क्या होता है? जीएफ अंडर आर। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है सर, जिसके द्वारा हमारे जो दिन प्रतिदिन ऑफिस में जो भी खर्चे होते हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग किस प्रकार की जावे, वे सभी नियम इसके अंदर बताए गए हैं सर। जनरल फाइनेंस रूल्स में आप कोई पुस्तक लिखते हैं, और उस पुस्तक के लिखने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? व्हाट प्रोसीजर यू विल अडॉप्ट फॉर दैट बुक? जो है उस बुक को मतलब पब्लिश होने के बाद में वो आपका जो है मतलब पब्लिशिंग एंड उसके आगे की जो सेल्स के लिए आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? जी सर, बुक लिखने के बाद उससे सर आगे अगर मुझे आगे बढ़ाना है, तो जो मेरा जो ग्रुप रहेगा, जिस सेक्शन से मैं अकाउंट्स ग्रुप से मैं आता हूँ सर, उसके द्वारा मैं उससे उसकी सेल को आगे बढ़ाऊंगा सर। ये सर्विस रूल में आता है। अब ये मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे। दिस इज क्वेश्चन ऑफ जे फंड। आप बुक लिख रहे हैं आप, एंड ये जो रेगुलेट होगा, व्हाट आई एम टेलिंग, ये जो रेगुलेट होगा वो सर्विस रूल से रेगुलेट होगा आपके। सेवा नियम, राजस्थान सेवा नियम। जी सर। तो ये कौन सा सेवा सेवा नियम ना लागू होगा, और उसमें आप क्या रूल्स अडॉप्ट करेंगे उसमें? चलिए, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक जी है। सर। टेंडर। टेंडर का मतलब क्या है, और टेंडर क्यों मतलब जो है इनवाइट करते हैं, और टेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तीनों चीजें आप, मैं एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ मैं। सर, सरकार के द्वारा जो किसी प्रकार का जो सामान क्रय करने के लिए सर टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम्म। सर इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया सर तीन सामान्यतः दो प्रकार की होती है: सीमित और असीमित। सीमित टेंडर और असीमित टेंडर के रूप में से सर जाना जाता है। खुली
खुली बोली के द्वारा और सेमी टेंडर के द्वारा सर इसमें किया जाता है। सर सेमी टेंडर में तो एक तय समय में और तीन जो रहते हैं, तीन जो कह सकते हैं कि जिसमें मिनिमम तीन व्यक्ति भाग लेते हैं इसमें सीमित टेंडर के अंदर, और खुली खुली प्रक्रिया के अंदर सर तीन से ज्यादा लेते हैं सर। अच्छा, कोटेशन क्या है फिर? जी सर, कोटेशन उनके द्वारा जो टेंडर में भाग लेने वाले व्यक्तियों के द्वारा अपनी जो रेट्स डाली जाती है सर, वो कोटेशन कहलाती है सर। अच्छा, रेवेन्यू बोर्ड में आप क्या कार्य देखते हैं अभी? जी सर, वर्तमान में सर मैं जो एजी ऑडिट के जो पैराज है उनकी सर पालना का काम सर ऑफिस के द्वारा करवाया जा रहा है। वो ऑडिट पैराज को अब मतलब बहुत सारे ऐसा पैराज भी हैं जिसमें मतलब आप बस केवल खाना पूर्ति करते हैं, एक्चुअली वो हो नहीं पाता। इज इट राइट? सर एक्चुअली जो राजस्व मंडल का कार्य है वो सर मध्यस्थ के रूप में है। जो भी एजी ऑडिट के द्वारा जो पैराज रहते हैं उनकी पालना जो कलेक्टेड कार्यालय है उनके द्वारा करवाना। तो ये जो पालना है सर वो कलेक्टेड कार्यालय के द्वारा करवाई जाती है। तो इसमें तो केवल हम एक मध्यस्थ के रूप में एक सर काम करते हैं। अच्छा, सस्पेंशन क्या पनिशमेंट है या एक केवल औपचारिकता है? नहीं सर, सस्पेंशन और औपचारिकता है सर, ये पनिशमेंट नहीं है सर। अच्छा, किस तरह से? सर अगर सस्पेंशन सर उस समय उसकी किसी भी कर्मचारी की जो रहती है कि उसका क्या, अगर उसमें उसके कुछ फॉल्ट प्रथम दृष्टया नजर आते हैं तो उन्हें उस कार्य से दूर करने के लिए, ताकि एक स्वतंत्र जांच हो सके, इसके लिए उसे उस पद से हटा दिया जाता है। अगर वो जांच के पश्चात अगर वो सही पाए जाते हैं या उनकी कोई गलती नजर नहीं आती है तो सर उन्हें वापस रीइनिशिएट कर दिया जाता है और उन्हें उनका पद वापस दे दिया जाता है, और जो पिछला जो भी उनका जो वित्तीय जो नुकसान रोका गया था उन्हें पुनः पेमेंट कर दिया जाता है सर। किशनगढ़ के किंग कौन है, स्टोन किंग? सर वर्तमान में सर जो आर के मार्बल्स ग्रुप से हैं, वह सर किशनगढ़ से कह सकते हैं कि बड़े उद्योगपति। आपका क्लियर नहीं आ रहा वॉइस। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। थोड़ा सा पास रखिए इसको। यू आर हियरिंग? जी सर। डिस्टरबेंस जी हुआ था सर। बीच में। अच्छा, ये बाहर से भी इनके जो है ना बहुत सारे के स्टोन मंगवाते हैं। ये पूरा औपचारिकता पूरी करते हैं, ये फॉलो करते हैं? आर के मार्बल। हेलो? हेलो? यू आर हियरिंग? हेलो? कुलदीप जी, आवाज आ रही है आपको? कुलदीप? कुलदीप? कोई नेटवर्क इश्यू लगता है सर। हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। कुलदीप सिंह? इसका नेटवर्क। हाँ कुलदीप जी, आवाज आ रही? हेलो। जी जी सर, आवाज आ रही है। जी जी सर, कंटिन्यू करें। हाँ हाँ। कुलदीप जी, एक बात बताइए, आपने कब ज्वाइन किया वहां पर? जी सर, मैंने अभी 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया सर वहाँ। बस? जी बहुत सर। लिमिटेड टाइम। अच्छा, आप थोड़ा सा एक ये देखना वहां पर कि आपके रेवेन्यू बोर्ड की आपकी जो राजस्व है वो पिछले साल की तुलना में इस साल कितना बड़ा है। यू मस्ट नो अबाउट दैट। जी सर। क्योंकि आपको ये तो मतलब आप रेवेन्यू बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जी सर। और रेवेन्यू बोर्ड के अभी कौन है चेयरमैन? जी सर, श्रीमान हेमंत गेरा सर। गेरा साहब हैं क्या? जी सर, हेमंत गेरा सर। अहमद गेरा साहब के साथ में काम कर चुका हूँ। एनी हाउ, जी तो मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपके एक तो आपके यहाँ कितने केसेस मतलब वहाँ पेंडिंग अभी आज की डेट में जो बोर्ड के रेवेन्यू बोर्ड के जो है ना विचाराधीन है? जी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं इसमें जानकारी लूंगा सर। ये ये क्वेरी करना बहुत जरूरी है आपके लिए, जी। जी सर। क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड आपके जो है ना आरपीएससी के आसपास ही है, लोकेशन जी उसकी आई सर। थिंक। और यू आपके जो है रेवेन्यू बोर्ड के बारे में काफी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। एक जी और सर। क्वेश्चन है कि आप ठीक है, आपने पहले भी वो मैडम ने क्वेश्चन पूछा था
तो आप भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अगर इसको आप अगर अपने सिस्टम को पूरी तरह जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहेंगे तो हाउ व्हाट विल यू डू एंड क्या स्टेप उठाएंगे आप उसके लिए? जी सर, इसके लिए सर सबसे पहले तो जो सरकार की जो आईटी जो है, हम्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तकनीकी है, अगर हम हम्म, टेक्नोलॉजी को अगर लाएंगे तो सर भ्रष्टाचार मुझे लगता है कि इस हम्म, आधा भ्रष्टाचार वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर तय समय पर अगर कार्य होने लग जाएगा तो भ्रष्टाचार हम्म, सर कहीं ना कहीं इसमें खत्म हो जाएगा। और दीर्घकालिक रूप हम्म, से अगर हम देखें तो सर इसमें जो हमारी शिक्षा है वहीं से हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। और हम हमारे परिवार से अगर इसे शुरू करेंगे तो भ्रष्टाचार को हम खत्म कर पाएंगे सर। तीसरा है सर, इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में देखना शुरू करना चाहिए हमें, क्योंकि ये कहीं ना हम्म, कहीं वर्तमान में इसकी जो सामाजिक स्वीकार्यता हो चुकी है भ्रष्टाचार की, उससे कहीं ना कहीं हम्म, खत्म करना पड़ेगा। आज अगर हम सामाजिक स्वीकार्यता खत्म कर देंगे तो भ्रष्टाचार से व्यक्ति डरने लग जाएगा और वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा सर। हम्म। अभी आप जो है ना ये महसूस करते हैं कि कुछ पहले के कंपैरिजन में कुछ सुधार हुआ है भारत राजस्थान जी सरकार में? सर। जी सर, सरकार के द्वारा जो टेक्नोलॉजी जो यूज में ली जा रही है, जैसे सर ऑनलाइन फाइलिंग है, राजकाज है, इसके अलावा ये ई मित्रा सर्विस है और 181 संपर्क पोर्टल है, इनके द्वारा जो कार्रवाई त्वरित रूप से की जा रही है, इससे भ्रष्टाचार में सर लगाम लगी है। और अभी ये सर संक्रमण का काल है, इसको धीरे धीरे सरकार मुझे लग रहा है कि जड़ से समाप्त कर देगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और लास्ट, फिर मैं रिव्यू भी साथ ही कर लूंगा मैं आपसे। ये जो पूछा है सीमा मैडम ने भी पूछा था, सीमा मिश्रा के जो गीत हैं वो मतलब वो कहाँ उसका क्या है, मतलब कहाँ की रहने वाली है, क्या है उसके बारे में आप जानते हो क्या? जी सर, सीमा मिश्रा सर बिसाऊ कस्बे झुंझुनू से बिलोंग करते हैं और उनका ससुराल सर दौसा हम्म, के अंदर है। वे वीणा कैसेट्स के लिए सर लोकगीत गाते थे। हम्म। तो आपको एक गीत आपसे पूछा जा सकता है कि आप दो लाइनें सुनाइए, तो आप क्या गीत सुनाना चाहेंगे फिर? सर मैं जो जलाशय उनका जो गीत है, बारात जब आती है तब वहाँ की जो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है, उस समय हम्म, का जो स्थिति दर्शाने के लिए जो गीत गाया गया था, सर मैं हम्म, उसकी दो लाइनें गाना चाहूंगा। हम्म, जलाशयन में तो राजरा डेरा निरखण आई जी, मारी जोड़ी राजलाल मिर्जा नैनी राजला, मैं तो राजरा डेरा निरखण आई जी। जी सर। अच्छा, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और लास्ट, वो आपके जी सर। जो वहां पर बनी ठनी का पेंटिंग सबसे पहले किसने बनाई थी? जी सर, जो वहाँ के राजा सावन सिंह थे उनके काल में निहाल चंद जी द्वारा वो पेंटिंग बनाई गई थी सर। अभी है क्या वो सुरक्षित, वो पेंटिंग, असली पेंटिंग? अ, जी सर, जो उनकी जो असली पेंटिंग बनाई गई थी, जो यहाँ के राजा हैं किशनगढ़ के, अभी जो ब्रजराज सिंह जी, उनके पास सर वो सुरक्षित रखी हुई है। गुड गुड। अच्छा, चलिए मैं आपका रिव्यू कर लें। जी जी सर, कर जी लीजिए। सर। हाँ हाँ। आपने जीए फंड के जनरल फाइनेंस रूल्स के बारे में बताया था। हम्म। हेलो। जी सर। तो आपने उस पर तो ये मोटे जी रूप में सर। ही है, हाँ इसके बारे में सही बताया था। एक जीए फंड पे जो अगर आप बुक लिख रहे हैं, क्योंकि आप अकाउंट्स ऑफिसर हैं, जी सर। आप अकाउंट्स का काम देखते हैं, और आप बुक भी उसी सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं जिस पर कि आप जॉब कर रहे हैं, तो जी व्हाट विल सर। यू डू? आपके राजस्थान सेवा नियम 26A में इसका प्रोविजन है। 26A में, जी सर। या आप देखना इसको 26A या बी या जी 1 सर। वट एवर में भी, ये मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, पर मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं आई वॉज राइटिंग बुक प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, जब मैं लिख रहा था तब मैंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से इसकी जी सर। परमिशन मांगी थी। तब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मुझे ये लिखा कि आपको इसके लिए मुझे हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के बारे में, यू आर नॉट राइटिंग फॉर द डिपार्टमेंट, तो इसलिए आपको इसकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। और उसमें जो है मैंने मतलब फिर अपने आप उस बुक को पब्लिश कराया था। एंड उसमें अगर आप जीएफएनडीआर पर लिख रहे हैं तो आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है। उसकी रॉयल्टी का 33% यू हैव टू डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कितना? जी सर। हाँ, 33% थर्टी आपको थ्री उसमें, परसेंट सर। हाँ रॉयल्टी, जिससे आपको
20,000 रुपये मिले तो 33% या 30,000 मिले या 1 लाख मिले, जो भी मिले, तो उसका 33% यू हैव टू डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, और उसकी परमिशन भी आपको लेनी पड़ती है। अदर देन जी सर। कोई भी किसी तरह की बुक आप लिख रहे हैं तो उसका कोई भी आपको जो है ना वो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात है, अगर इनकम टैक्स में भी उसकी छूट होती है। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं उसमें रॉयल्टी अगर मिल रही है तो थोड़ी बहुत रॉयल्टी, अगर इनकम टैक्स में आपका ऑलरेडी आप पे करते हैं तो आपको उसमें जो है ना वो ऑलरेडी शामिल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक सर। टेंडर और कोटेशन। जी सर। कोटेशन का आपने थोड़ा थोड़ा तो सही था, लेकिन कोटेशन एक छोटी मतलब आर्टिकल्स के लिए होता है, या लिमिटेड मतलब जिसके खर्चे होते हैं, या लिमिटेड जिसमें जो है ना रेवेन्यू गवर्नमेंट का मतलब जो लग रहा है, उसको कोटेशन बोलते हैं, कुछ अमाउंट तक। अब देखना इसको पर्टिकुलरली, क्योंकि यू आर वर्किंग एज ए जूनियर अकाउंटेंट, तो आपको अब आज की डेट में, जी मेरे सर। टाइम पर कोटेशन का लिमिट अलग थी, अभी अलग अलग लिमिट है। तो आप इसको कोटेशन कितने अमाउंट तक का आपको जो है ना जारी करना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको टेंडर कितना, और टेंडर में वो तो आगे सही बताया था कि 3 लोग शामिल होंगे वट एवर में भी, लेकिन टेंडर और कोटेशन और उसके लिमिटेड टेंडर वो आपने सही बताया। रेवेन्यू बोर्ड में आप क्या जी सर। कार्य देखते हैं ये आपने सही बताया कि मैं, और उसमें कोई बात भी चर्चा का विषय भी नहीं था। एनी हाउ, राज्य सेवा में आना चाहते हैं, ये मैंने आपसे शायद पूछा नहीं था, लेकिन अगर आप आएंगे तो व्हाट विल यू डू, आपका क्या प्रेफरेंस होगा राजस्थान सरकार के लिए, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, ये मैं पूछना चाह रहा था लेकिन स्लिप हो गया मेरे माइंड से। फिर भी बता दीजिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे राजस्थान के लिए। हाँ जी सर, अगर मैं अगर एज स्टेट सर्विस में आता हूँ तो पहला तो सर जो सर जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उन्हें धरातल पर इम्प्लीमेंट करना। हम्म, दूसरा, जितनी भी हमारे पास शिकायतें आती है या जन सुनवाई के दौरान जो भी शिकायतें आती है उनका तय समय पर निस्तारण करना। तीसरा सर, महिला और बालकों को अपने केंद्र में रखते हुए क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और चौथा सर, जो भी स्वच्छ भारत अभियान जैसे मिशन है उनको अपने कार्यालय से शुरू करके अपने क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाना सर। एक क्वेश्चन पूछा था सस्पेंशन पर क्या पनिशमेंट है, वो आपका राइट जवाब था। आपने ये भी मैंने पूछा था कि भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएंगे, तो आपने कहा था कि ऑनलाइन उसको जो है आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन करेंगे तो दैट विल बी जो है ना, वो सही आंसर है आपका। आपकी एक थोड़ा सा मैं ये पर्सनालिटी पर डिस्कस कर सकता हूँ 1 मिनट। जी सर। एक तो ये आपने कहीं, पहले तो ये बताइए कि आपने कहीं और इंटरव्यू दिए हैं। जी सर, अभी तो यही स्टार्ट किया है सर। अच्छा, यहीं से कब है आपका जो है ना वो इंटरव्यू। अभी सर आया ही नहीं सर इसमें। अच्छा, डेट नहीं आई है। ये तो आपकी ये जो ना जी सर। ये मूंछ है, इसको थोड़ी सी ट्रिमिंग करना, या मतलब इस जी तरह सर। की सेट करना कि लुक मैं अच्छा स्मार्ट लगे आपका। और ये बियर्ड जो है जी ना, सर। इसको भी क्लियर जी करना। सर। जी सर। और ये वैसे यू जो शर्ट आपने ठीक पहन रखा है, लेकिन फिर भी इसको और थोड़ा सा हल्का लाइट कलर का, इससे अगर हो आपके पास तो उसको यूज कर सकते हो आप। बालों का जो है ना जी सर। आपने ये इसमें एक बीच में एक पड़ी हुई है लाइन, आप यू आर ये जी सर। देख रहे हो, देख पा रहे हैं, तो इसको जी सर। थोड़ा सा इस सोबर टाइप का सेट करना। जी सर, मैं ग्रूमिंग करवा लूंगा सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ा प्लेन प्लेन टाइप लगे तो वो इट विल बी जी बेटर। सर। आपका काफी अच्छा नॉलेज है कुलदीप जी, मैंने देखा है कि यू नो वेरी वेल, एंड आई विश फॉर द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड मैं समझता हूँ कि आप अच्छा करेंगे। और कब अभी आ जाएगी डेट तो देखना, अभी तो टाइम है आपके पास। मेरे ख्याल से कितने दिनों जी सर। पहले का दे रहे हैं लोग, इन्फॉर्म कर रहे हैं लोग। अभी सर 16 मई तक का आया है सर। 16 मई के बाद का आप डालेंगे सर, ये 16 मई तक आ चुका है सर। गुड गुड गुड। देख, मैं चलिए। नाम बोलूँ तब वीडियो ऑन करना। हैं? हार्दिक, आपका वीडियो ऑफ कर दो। हार्दिक अग्रवाल, मेरी आवाज आ रही है? हार्दिक। कुलदीप जी, कुल मिलाकर आपकी नॉलेज ठीक है। आपको थोड़ी सी करंट जो इश्यू आ रहे हैं और
अभी जितना भी राजनीतिक माहौल चल रहा है उसकी अपडेट आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, आपने बोला कि सिविल सर्वेंट और जनता के बीच में आप पुल का काम करेंगे, तो आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही था। भ्रष्टाचार का जहां तक मामला है, आप ईमानदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबको ईमानदार करना थोड़ा कठिन काम है। आपको इस पे थोड़ा सा जवाब और कॉन्क्रीट देना पड़ेगा। इसके अलावा पारिवारिक संतुलन के लिए आप कुछ और अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए कि आप अपनी जॉब और फैमिली में कैसे संतुलन बनाएंगे, क्योंकि ये कॉन्क्रीट आंसर आपका नहीं आ पाया था। बाकी सब कुछ ठीक है। और टीम वर्क के लिए भी आपने जो बोला कि मैं हर मेंबर को अपनी अलग जिम्मेदारी दूंगा और आप मॉनिटर करेंगे, तो निश्चित रूप से ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक था। और वीआईपी से लड़ना एक कठिन टास्क है, लेकिन फिर भी आपने अपने हिसाब से कोशिश की है। तो जब हम आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से बड़े पद पर बैठेंगे और इस को जब फेस करेंगे तो आपको और जो कहना चाहिए डे टू डे की बात है वो समझ में आती रहेगी। कुल मिलाकर आपका जो नॉलेज है वो गुड, और आपका जवाब देने का तरीका भी बहुत अच्छा है। आप कॉन्फिडेंस रखिए और जवाब दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन यही था कि जो पारिवारिक संतुलन वाले में मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? देखिए, जनरली अपने पास ऑफिस टाइम होता है। अपन लोग 9 बजे जाते हैं ऑफिस। आप 9 बजे जी की जगह 8:30 बजे जा सकते हैं। और जो पूरे दिन का आपका कुछ शेड्यूल तो तय होते हैं कि हमको ये काम करने हैं, आज इस मीटिंग में जाना है, ये डॉक्यूमेंट अपने को भेजने हैं। और सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है कि फिजिकल भागदौड़ करनी पड़े। तो आप कुछ शेड्यूल तो अपने आधे घंटे में आप मैनेज कर सकते हैं दिमाग में कि मुझे ये करना है। और चूंकि आप जनता के बीच में रहेंगे तो जनता से भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो वो भी आप बिल्कुल अ, अपना जो ऑफिस टाइम है उसके अलावा तो आपसे पब्लिक मिलने आएगी भी नहीं, और बहुत ज्यादा समस्याएं भी जी आपके मैम। पास नहीं आएगी। तो आपके पास जो 6 बजे 7 बजे के बाद जो टाइम मिलता है वो आपकी फैमिली के लिए होगा, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समाज चलाने के लिए। तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। ऑफिस टाइम मतलब फुल टाइम ऑफिस में। उसके बाद ये नहीं कि आप आए कुर्सी से उठे और चल दिए, ऐसा नहीं। आप जितनी देर ऑफिस में बैठेंगे डेडिकेटली वहां बैठना है, और उसके बाद आपको परिवार के साथ बिताना है ऐसा। ओके, थैंक जी यू। मैम, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ऑफिस टाइम में तो मैं, जी बोले। जैसे ऑफिस टाइम में तो मैं पूरा रहूंगा। अगर इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ती है 24 घंटे काम करने की, तो उस समय मैं देख सकता हूँ। इसके अलावा तो जो मेरा टाइम है वो मैं पूरा अपने काम में दूंगा। हाँ, बस यही जवाब होगा इसका, यही जी। जवाब। थैंक यू मैम। थैंक जी कुलदीप जी, जी सर। बहुत अच्छे उत्तर, बहुत अच्छी तैयारी आपकी। और अ, उत्तर भी काफी अच्छे, शब्द चयन अच्छा है, भाषा शैली और गति भी अच्छी है, टोन अच्छा है। और सबसे जरूरी है कि जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलक रहा है वो बहुत ही अच्छा है। ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। मार्क्स कॉन्फिडेंस के ही मिलते हैं। नॉलेज जी पार्ट सर। अगर अच्छा हो तो कॉन्फिडेंस अपना आप अच्छा बनता है। कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे सिंधु नदी तंत्र पे हमने बात करी थी, वो ठीक था उत्तर आपका। रद्द करना आपने उचित बताया इसका। इसको थोड़ा सा आतंकवाद के संदर्भ में आपने जोड़ा है, वो बढ़िया है। और ये जो कलाकार और क्रिकेट का मैंने आपसे पूछा था, इसमें इसको टैक्सेशन से जोड़िए कि इनको जो पैसा मिलेगा वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलेगा, तो वो उसका यूज आतंकवाद के लिए कर सकती है। तो इस संदर्भ में इनका रोका जाना उचित है। अ, जी सर। संविधान का जो पक्ष है, जैसे मैंने आपको पूछा था कि
मूल अधिकार क्या होते हैं, तो आप उसकी परिभाषा नहीं बता पाए। इसकी परिभाषा होती है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को मूल अधिकार कहा गया। तो एक सामान्य परिभाषा हमें पता जी होनी सर। चाहिए। चूंकि मौलिक अधिकार चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड सारे जो अनुच्छेद हैं, जितने भी हैं, उनका डिटेल, उनके अपवाद, उनकी रोक, ये सब आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर करंट इश्यूज पे इश्यू जिससे लिंक्ड है वो आपने प्रिपेयर नहीं किया, तो वहां आप अटक सकते हैं, थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस दिखाता है। और एक प्रशासनिक अधिकारी बहुत ही अवेयर होना चाहिए। अ, थोड़ा गंभीरता वाला जो मुद्दा है वो आप पे थोड़ा ज्यादा है। आप कहीं पर भी पूरे जी सर। मुल्क में मतलब इस्माइल नहीं नजर आई है। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि आपका इंटरव्यू जो रहे वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक हल्की सी नेचुरल स्माइल भी हो आपके फेस पे, और ऐसा लगे कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगे कि आप जी सर। दबाव में हैं और एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में सिर्फ उत्तर देने के लिए बैठे हैं। तो वो थोड़ा सा इसको करें, क्योंकि जो स्माइल है पॉजिटिव वाइब्स देती है। माहौल थोड़ा सा, जी सर। हालांकि आपका अपीयरेंस और आपकी जो प्रेजेंस है वो काफी पॉजिटिव है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, अच्छा है। एक मैंने पूछा था कि अभी निर्णय क्यों किया गया। आप इसका देखिए, कोई भी उत्तर आप कोशिश करें तो मल्टी डायमेंशन उत्तर दीजिए। इसका उत्तर जैसे आपने दिया कि हम घरेलू निर्णय पर कार्य कर रहे हैं, सरकार घरेलू मुद्दों को नहीं छोड़ रही। दूसरा, आप ये भी कहें कि इस तनावपूर्ण माहौल में अ, सरकार ये चाहती है कि अन्य मुद्दों पर भी कार्य करें और सरकार और सेना पर युद्ध का दबाव कम हो, क्योंकि युद्ध जैसे निर्णय बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय होते हैं। ये अचानक नहीं लिए जाते या भावावेश में नहीं लिए जाते। तो सरकार का ये उद्देश्य भी हो सकता है कि इसका दबाव सेना और सरकार पर कम हो। एक आप सेफ्टी वॉल्व की जैसे कर रही है सरकार काम। हैं सेफ्टी वाला। सेफ्टी वॉल्व की नहीं, जैसे। हालांकि देखो, सरकार आतंकवाद विरोध में कदम भी उठा रही है, पर वो थोड़ा सा धैर्य से कर रही है। ये एक उचित कार्य है, ऐसा आप बोलें। एकदम भावावेश में जी भावुक सर। होकर रातों रात फ्लैट ये फाइटर भेज देना, ये कोई समझदारी नहीं होती है। पूरी देश की इकोनॉमी और जनता की सुरक्षा का सवाल होता है। फिर एटॉमिक एनर्जी वगैरह ये सारी समस्याएं बनती है। एक आप वर्ड यूज करते हैं कहीं ना कहीं, इसको मैंने देखा है कि आप कई बार आपने उत्तर में इसका यूज किया है, वीडियो देखना आप। तो इसको जी ज्यादा सर। यूज नहीं करें, एक दो बार चलेगा। कहीं ना कहीं यूज का कम करें। और एक कृष्ण गमन पथ का मैंने आपको पूछा था, तो आपने धार्मिक और आर्थिक तो बताया, पर सांस्कृतिक पक्ष नहीं बताया। तो ट्राई करें कि जी सर। उसका जो भी उसके डायमेंशन है वो किसी भी उत्तर में बताएं। एक और चीज जो मैंने देखी है वो है कि आपके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं। आप पॉइंट आउट करिए उनको, टू द पॉइंट, 1 2 3 4, जी सर। है ना। तो इससे क्या होगा कि ये आपके पॉजिटिव जाएगा और पॉजिटिव जाएगा। हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा है, और जी सर। ये कुछ चीजें आप करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी कुलदीप सर। जी। जी सर, कोशिश करूंगा सर मैं सुधार करने की। हाँ, आई होप कि नेक्स्ट मॉक में आप और अच्छे प्रिपरेशन के साथ आए, और डेट आप मुझे मैसेज करें तो हम उसी हिसाब से मॉक अरेंज करेंगे। ठीक है जी सर। जी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।